हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लास में। और आप सेशन देख रहे हैं बीएससी जूलॉजी का हिंदी माध्यम बैच, जो यूट्यूब के इतिहास में सबसे पहला बैच है। और मैं सबसे पहला आपके बीच हिंदी माध्यम में आपको नोट प्रोवाइड करा रहा हूं और पढ़ा भी रहा हूं। तो चलिए आज के सेशन के बारे में हम बात करें तो आज का हमारा सेशन है बीएससी जूलॉजी का एमजेसी 1 सेमेस्टर फर्स्ट का सबसे अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। इसमें कुल 5 यूनिट हमको पढ़ना था। पहला यूनिट हमारा प्रोटोजोआ था, दूसरा पोरीफेरा, तीसरा सिलेंट्रेटा जिसको हमने कंप्लीट कर चुका है, और आज चौथा यूनिट हम पढ़ेंगे प्लेटीहेलमिन्थेस। यह वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि एक ही वीडियो में मैं पूरे के पूरे प्लेटीहेलमिन्थेस का 3 अलग अलग प्रजाति, जैसे आप यह देख रहे हैं, यह फोटो है प्लानेरिया का, यह फोटो है टीनिया सोलियम का, यह लीवर फ्लूक यानी हेपारिका फैसियोला हेपेटिका का है। तो इस तीनों को हम आज एक ही वीडियो में कवर करेंगे तेजी से। तो आप भी चलिए अपना पेन और पेपर ले लीजिए, स्क्रीन के सामने बैठ जाइए और प्रेम से वीडियो को पॉज कर करके जो भी नोट्स लिखे हुए हैं उसको लिखते चलिए और इमेज को ड्रॉ करते चलिए। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज प्लेटीहेलमिन्थेस के परिचय से चलते हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस नाम देख रहे हैं, यह एक जंतुओं का फाइलम है और इसका नाम ग्रीक वर्ड से ड्राइव होकर आया है, फ्लैट से। फ्लैट का मतलब होता है चपटा और हेलमिन्थेस का मतलब होता है वार्म यानी कृमि। इसको समान भाषा में हम चपटे कृमि भी कह सकते हैं। इसमें देख लीजिएगा, देखिए इसको पूरा का पूरा बाहर से आगे से पीछे तक ये चपटा नजर आ रहा है। आगे से पीछे तक यह कृमि आपको चपटा नजर आएगी। चलिए इसकी हम विशेषताओं को पढ़ते हैं। तो ऐसे जंतु जिनका शरीर पृष्ठ अधर, अब पृष्ठ का मतलब समझिएगा किसी भी जीव का, जैसे अपना लेते हैं पिछला भाग, अधर मतलब अगला भाग। तो पृष्ठ और अधर से चपटा होता है, उन सभी को प्लेटीहेलमिन्थेस फाइलम में रखा जाता है। इस फाइलम में कुल 10,000 प्रजातियां हैं और इसका नामकरण गेगेनबार्ग ने किया था। इसके बाद हम देखेंगे कि यह अधिकांशतः यह जीव होते क्या है, तो अधिकांशतः यह अंतः परजीवी होते हैं। अंतः परजीवी समझ रहे होइएगा, जो हमारे या किसी भी जंतु के शरीर के अंदर रहकर उससे पोषण प्राप्त करते होंगे, उसी को हम अंतः परजीवी कहते हैं। परंतु कुछ जंतु स्वतंत्र जीवी, यानी वह किसी के भी शरीर में ना अंदर रहेंगे और ना ही बाहर रहेंगे, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, अपना पोषण कहीं से भी लेकर खाते पीते मस्त होकर जीते रहेंगे। और कुछ मांसाहारी होते हैं, यानी दूसरे जीवों को, मरे हुए जीवों को, दूसरे जीवों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इनका शरीर चपटा, पत्ती अथवा रिबन की आकृति होते हैं। इनका आकार कुछ मिलीमीटर से लेकर अनेक मीटर तक हो सकते हैं। याद रखिएगा, इनकी शरीर की आकार कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक भी हो सकते हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसकी आकार देखिएगा कुछ मीटर तक है, इसकी देखिएगा कुछ मिलीमीटर तक है, मिलीमीटर तक की मीटर तक है। इन सभी तस्वीरों को बारे में आगे आपसे हम बात करेंगे, आगे बताएंगे हम। पहले मोटे मोटे इसके लक्षणों को जान जाइए। इनका शरीर द्विपार्श्व सममिति होते हैं और अंग अस्तर के बने होते हैं। इस 2 लाइन को समझिएगा, द्विपार्श्व सममिति यानी देखेंगे बीचों बीच से गुजरने वाली एक लाइन इसके शरीर को 2 बराबर भागों में बांट देगी। एक बांट देगी लेफ्ट में, एक बांट देगी राइट में। तो जब बीचों बीच कोई रेखा जीव के शरीर को दायां और बायां में बांट देता है, इस प्रकार के जीव के शरीर को, रचना को द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। और इनका शरीर जो है अंग अस्तर का बना होता है, यानी इससे पहले देखे थे पोरीफेरा केवल सेल का बना था, केवल सेल का बना था। उसके बाद देखे थे सिलेंट्रेटा, वह केवल टिश्यूस यानी उत्तकों का बना था। अभी हम लोगों ने पढ़ा सिलेंट्रेटा, उसका उत्तक और थोड़े बहुत कोशिकाओं से मिलकर बना था। लेकिन यह जो प्लेटीहेलमिन्थेस है इसका शरीर अंग अस्तर का बना होता है, यानी
अंग इसमें पाए जाते हैं। बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन एक अंग दूसरे अंग से मिलकर अंग तंत्र का निर्माण नहीं करते हैं। इसलिए इसमें प्लेटीहेलमिन्थेस में पूछा जाए तो इसमें सेल पाया जाएगा, टिश्यू पाया जाएगा और अंग पाए जाएंगे। समझ गए होंगे यहाँ तक आप। अब आगे के पॉइंट को हम देखेंगे। इसमें ज्वाला कोशिकाएं, अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लेम सेल्स, उत्सर्जी नलिकाओं के द्वारा शरीर के समस्त भागों में फैला उत्सर्जी तंत्र होता है। उत्सर्जी तंत्र समझ रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर से विषैले पदार्थ को बाहर निकालने वाला जो तंत्र है वही उत्सर्जी तंत्र है। क्योंकि इसके पास कोई विशेष अंग है नहीं, तो ज्वाला कोशिका जो होती है वही उत्सर्जी नलिकाओं के द्वारा उत्सर्जी अंग का काम करते हैं। इस फोटो में आप देखिएगा तो इसके चारों तरफ देखिए, यहाँ पे चारों तरफ एक जाल की जैसी नली फैली हुई है, और इस जाल की नली को हम बाहर निकालें तो ये देखिए, यह जो है इसी को हम बोलते हैं ज्वाला कोशिका यानी फ्लेम सेल। ये वाली फ्लेम सेल है जो इसके शरीर से हानिकारक रसायनों को निकालकर इस ट्यूब के माध्यम से शरीर से बाहर कर देंगे। देखिए इसके शरीर में चारों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे उत्सर्जी पदार्थ बाहर होते रहते हैं। ये सभी देखिए, ये जो आपको काली काली रचना दिखाई दे रही होगी शरीर के चारों तरफ नली जैसी बहुत महीन पतली, इसी को बोलते हैं हम एक्सक्रिएटरी कनाल यानी उत्सर्जी नाल। और उत्सर्जी नाल में पाया जाता है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल शरीर के अंदर के हानिकारक रसायनों को अवशोषित करके ट्यूब के द्वारा बाहर निकाल देती है। यही है इसका उत्सर्जी तंत्र। और इसके में एक जोड़ी अग्र गैंगेलिया, याद रखेंगे, एक जोड़ी अग्र गैंगेलिया लंबवत तंत्रिका रज्जु पाई जाती है जो अनुप्रस्थ संयोजकों द्वारा जुड़ी होती है। हमारे पास सेंस है समझने बुझने के लिए, इसके पास भी तंत्रिका तंत्र में यहाँ पे देखेंगे एक जोड़ी गैंगलिया है। नीचे भी देखिए ई वाला पार्ट्स को देखिएगा, यहाँ वाला ये जो है आपको गैंगलिया नजर आएंगे। ये वाला भाग जो है गैंगलिया है, यहाँ पे देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे। ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये दोनों को बोलते हैं सेरेब्रल गैंगलिया यानी एक जोड़ी है ऊपर नीचे। और तंत्रिका कोशिका को देखिएगा, आगे से पीछे तक के तंत्रिका कोशिका फैली हुई है एक जोड़ी गैंगलिया के साथ। तो तंत्रिका रज्जु पाई जाती है जो अनुप्रस्थ संयोजकों द्वारा जुड़ी होती है। अब देखिए यह संयोजक है, अनुप्रस्थ संयोजक इसी को बोलेंगे, यह अनुप्रस्थ संयोजकों द्वारा जुड़ी होती है। तो आप देख लिए इसके तंत्रिका तंत्र कैसे काम करता है। तो एक जोड़ी गैंगलिया है, इसके तंत्रिका कोशिका जो है पूरी शरीर में आगे से पीछे तक फैली हुई है और आपस में अनुप्रस्थ संयोजन द्वारा जुड़े होते हैं, ट्रांसवर्स कम्यूशन के द्वारा। तो इसके उत्सर्जित तंत्र को भी समझ गए होंगे और तंत्रिका तंत्र को भी समझ गए होंगे। आगे हम चलते हैं। वयस्क परजीवियों में रसायन एवं स्पर्श संवेदी अंग उपस्थित होते हैं तथा स्वतंत्र जीवियों में प्रकाश संवेदी ओसिलाई पाए जाते हैं। यानी समझिएगा कि इस वयस्क परजीवी जब यह पूरा परिपक्व हो जाएगा तो इसमें रसायन यानी किसी भी हानिकारक रसायन को इसके पास संवेदी अंग होते हैं जो समझ जाएंगे, या स्पर्श संवेदी इसको टच होने से महसूस करता है, यह तंत्रिका तंत्र के द्वारा गैंगलिया यह उपस्थित होते हैं। लेकिन स्वतंत्र जीवी जो है जो मुक्त रूप से होते हैं वह प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं, उसके लिए अंग पाए जाते हैं ओसिलाई। ये आई स्पॉट जिसको हम बोलेंगे, आई नहीं बोलेंगे, यही प्रकाश संवेदी अंग है जिसको बोलेंगे ओसिलाई। चलिए आगे की वीडियो में हम देखते हैं। अब आगे के भाग में हम पढ़ेंगे इसमें कि यह समानतः द्विलिंगी जंतु होते हैं। द्विलिंगी समझ रहे हैं, एक ही शरीर में इसका नर जनन अंग भी है और मादा जनन अंग भी है। ये देखिएगा यहाँ पे पेनिस है, नर का कोपुलेटरी ऑर्गन है, और यहाँ पे ओवरी है, यहाँ पे जेनाइटल पोर है ओवरी का, दोनों एक साथ आपस में मिल रहा है, और यह टेस्टिस है। यानी एक ही शरीर में नर भी है और मादा भी है। इसमें निषेचन आंतरिक होती है जो कि स्वयं अथवा पर निषेचन होता है, यानी इसी का टेस्टिस से निकला हुआ स्पर्म इसी के अंडाणु को निषेचित कर सकता है, तो स्व निषेचन हुआ, या किसी दूसरे का शुक्राणु भी से निषेचित कर सकता है, उसको हम पर निषेचन बोलेंगे। तो निषेचन इसमें आंतरिक इसके शरीर के अंदर ही होगा, वो इसके शरीर के अंदर
कहाँ पे होंगे? तो जेनाइटल पोर में होंगे। और भ्रूण का विकास प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। जब निषेचन हो जाते हैं, निषेचन जो अंडा बनता है, अंडा टूटता है, तो या तो छोटा इसके जैसा बनेगा, जैसा वयस्क हूबहू इसके जैसा छोटा बना तो उसको हम बोलेंगे प्रत्यक्ष विकास। अगर इसके जैसा नहीं बना, इसका रूप बदला और रूप बदल बदल कर तब इसके जैसा बनता है, परिपक्व होता है, तो उसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष विकास, जो आप शुरू के क्लास में पढ़ चुके होइएगा। अलैंगिक प्रजनन विखंडन के द्वारा होता है तथा अत्यधिक पुनर्जनन क्षमता पाई जाती है। अब देखिए, यह प्लानेरिया को देख रहे हैं, यह अगर पूर्ण विकास हो जाएगा तो अपना शरीर को तोड़ लेगा और तोड़कर नए शरीर का निर्माण कर लेगा, उसी को हम बोलते हैं पुनर्जनन क्षमता। तो विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन हुआ, और जनन अलैंगिक, लैंगिक तथा पुनरुद्भव के द्वारा होता है। समझिएगा, खुद से तोड़कर नए कोशिका का निर्माण किया तो विखंडन, अलैंगिक विधि हो गई। लैंगिक विधि का अभी आपने देखा अंडाणु और शुक्राणु के द्वारा निषेचन होगा। और पुनरुद्भवन में इसका शरीर अगर किसी प्रकार से, देखिए इसके शरीर को बीच से अगर काट दिया जाए तो जितना कटा हुआ भाग है वह फिर से नए शरीर का निर्माण कर सकता है। इसी क्रिया को बोलते हैं हम पुनरुद्भवन। जैसे मान लिया जाए किसी व्यक्ति का हाथ एक्सीडेंट में कट जाए और पीछे वाला जो बचा हुआ ऊतक है फिर से हाथ का निर्माण कर लेगा, यही क्रिया कहलाएगी पुनरुद्भव, जो हम लोगों में नहीं पाई जाती है, लेकिन यह इसमें प्लेटीहेलमिन्थेस का प्लानेरिया है, इसमें पाई जाती है। अब समझ गए होंगे, अंडाशय केवल 2 होते हैं लेकिन वृषण अनेक होते हैं। अब इसमें देखिएगा, अंडाशय की संख्या केवल और केवल, अंडाशय की संख्या यहाँ देखिए केवल और केवल 2 है, लेकिन वृषण देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, वृषण की संख्या अधिक होती है। अब चलिए प्लेटीहेलमिन्थेस का हम वर्गीकरण करते हैं, देखते हैं कि इसके किन किन वर्गों में बांटा गया है। तो प्लेटीहेलमिन्थेस को आहार नाल की उपस्थिति, पोषकों की संख्या तथा शरीर की सतह पर सीलिया, समझ रहे हैं, पक्षमाभ की उपस्थिति के आधार पर 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस 5 वर्ग और 5 के उदाहरण को थोड़ा बहुत अपने मस्तिष्क में याद रखेंगे। एक है टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया के अंतर्गत प्लानेरिया आता है, जिसका फोटो हमने देखे। इसके अंतर्गत और आ जाएंगे माइक्रोएस्ट्रोमम, इसके अंतर्गत आ जाएंगे टेम्नोसिफेला, इसके अंतर्गत आ जाएंगे जियोप्लाना। तो यह है टर्बिलेरिया। दूसरा इसका वर्ग है डाइजिनिया। तो डाइजिनिया के अंतर्गत आएंगे लीवर फ्लूक, जिसके बारे में हमको पढ़ना है, यह भी आई है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा है। सिस्टोसोमा, ब्लड फ्लूक और इकाइनोएस्टोमा, यह नाम याद रखेंगे। केवल प्लानेरिया और लीवर फ्लूक इसके बारे में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम विस्तृत रूप से भी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है तीसरा वर्ग है एस्पीडोगैस्ट्रिया। एस्पीडोगैस्ट्रिया में एस्पीडोगैस्टर और कोटिलेप्सिस आएंगे। उसके बाद हो जाएंगे मोनोजीनिया। तो मोनोजीनिया के अंतर्गत एंटोब्लेडेला, डिप्लोजून, पोलिएस्टोमा और गायरोकोटाइल आएंगे। और सबसे अंतिम 5वां है सेस्टोडा। सेस्टोडा के अंतर्गत टीनिया, मोजिनिया, इकाइनोकोकस, एम्फिलाइना और यूबोथिडियम। अब सबका पहला देखिए, एक प्लानेरिया हो गया, लीवर फ्लूक और टीनिया सोलियम। इनके बारे में विस्तृत रूप से हमें पढ़ना है, क्योंकि हमने देखा है कि बार बार इन 3 जीवों से अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इन सभी का नहीं, केवल इन तीनों का ही डिस्कशन करेंगे अभी। चलिए अब एक एक करके हम जीवों को पढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं प्लानेरिया। सबसे पहली तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को देखकर हम याद रखेंगे कि यह तस्वीर है प्लानेरिया। इसका वर्गीकरण करते हैं। यह फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस में रहता है। ऑर्डर इसका पैलिकैलिडा है, क्लास इसका टर्बिलेरिया है और जीनस इसका प्लेनेरिया है। तो वर्गीकरण को समझ गए होंगे। अब इसके लक्षणों को देखिए। यह स्वच्छ जल में जलीय पौधे तथा पत्थरों आदि से चिपका पाया जाता है।
इसकी आवाज को देखिए। इसका शरीर पत्ती की भांति चपटा एवं सिलिएटेड होता है। इसके शरीर को देखिए हम, चपटा है पत्ती के भांति, और इसमें थोड़ा सा सिलिया भी पाया जाता है। शरीर का अग्रभाग तिकोना सिर कहलाता है। यहाँ पे देखिए इसका अग्रभाग जो है, इतना भाग अग्रभाग 3 कोना वाला है, इसको तिकोना कहते हैं। तिकोना सिर पाया जाता, इसको तिकोना सिर बोलते हैं, यानी हेड बोलेंगे इसको हम। क्या बोलेंगे? हेड बोलेंगे। इस पर 2 पार्श्वीय उभार को सिर खंड ऑरिकल कहते हैं। यहाँ पे देखिए 2 पार्श्वीय उभार है, उभरा हुआ भाग है। यहाँ पे 2 पार्श्वीय उभार है, इसको सेंसरी लोब या ऑरिकल भी कहते हैं। जिन पर एक जोड़ी प्याले नुमा काले रंग की आंखें होती है। अब देखिए इसी सेंसरी ऑरिकल में एक जोड़ी प्याले नुमा आंखें पाई जाती है। इस आंख को चारों तरफ से क्या घेर रहा है? गैंग्लिया घेर रहा है, जो पहले भी हम देखे थे। शरीर सिर तथा धड़ में विभेदित होता है। देखिए इस वाला भाग को सिर बोलेंगे, इस वाला भाग को धड़ बोलेंगे। जनन छिद्र मुख के थोड़ा पीछे स्थित होता है। अब देखेंगे इसका जनन छिद्र जो है, यही इसका फेरिंग्स है, फूड कलेक्शन है, इससे थोड़ा पीछे इस जगह पे अवस्थित होगा। पृष्ठ पार्श्व सतह पर अनेक सूक्ष्म उत्सर्जी छिद्र पाए जाते हैं। पृष्ठ मतलब पिछला, पार्श्व मतलब बगल वाला। पीछे और बगल वाले भाग में छोटे छोटे उत्सर्जी छिद्र पाए जाते हैं, जो पीछे में देखे थे ज्वाला कोशिकाएं फ्लेम सेल से ट्यूब सेल में आए थे। ट्यूब वो जो है इपिडर्मिशियन शरीर की त्वचा से बाहर खुलती है, उसी के द्वारा उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। यह है प्लानेरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे प्लानेरिया रेंग कर या विसर्पी गति ग्लाइडिंग मूवमेंट द्वारा प्रचलन करता है। यह एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा? दूसरे जगह पे तो रेंग कर जाएगा। देखिए यहाँ से यह रेंग रहा है, ग्लाइडिंग कर रहा है। मेरे हाथों को देखिएगा, ऐसे ऐसे करके चल रहा है, रेंग रहा है, या ग्लाइडिंग ससर के चल रहा है तो ग्लाइडिंग कर रहा है। श्वसन अंगों का अभाव होता है, इसमें कोई भी श्वसन अंग नहीं पाए जाते हैं, तो श्वसन शरीर की सतह से होता है। इसके शरीर का सतह दिख रहे हैं, इसी से O2 को अंदर ले लेगा और CO2 को बाहर कर देगा। उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं फ्लेम सेल द्वारा होता है, जो हम देख चुके हैं। जनन अलैंगिक, लैंगिक तथा पुनरुद्भवन द्वारा होता है। अंडाशय केवल 2 लेकिन वृषण अनेक होते हैं। देख रहे हैं अंडाशय केवल और केवल ओवरी 2 है, लेकिन टेस्टिस देखिए, एक ए बी टेस्टिस, सी बी टेस्टिस, सी बी टेस्टिस, टेस्टिस की संख्या इसमें अधिक है। ये था हमारा प्लानेरिया। अब दूसरे जीव को देखेंगे। जब भी प्लानेरिया के बारे में पूछे प्रश्न, तो हमने जो आपको लिखाया है, उसको जो बताया है उससे आप लिख दीजिएगा। अब वीडियो को पॉज करके कॉपी पे लिख भी सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस नोट को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। आपको वहाँ पे हमारा क्लास, हमारी नोट सब मुफ्त मिल रही है। तो आप यूट्यूब के इतिहास में, या तो कहो कि साइंस के इतिहास में पहली बार मैं आप लोगों के लिए हिंदी माध्यम बैच लेकर चल रहा हूं, ताकि ऐसे बच्चे जो अंग्रेजी के डर से साइंस पढ़ना ऑनर्स में छोड़ देते थे, आप आइए, मैं आपके लिए खड़ा हूं, आपके साथ हिंदी माध्यम में। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब परीक्षा होंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न और उसके लिखाए गए उत्तर ही एग्जाम में आए हैं, जो आप अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। चलिए अगला हमारा जो पराव है वह पराव है, अगला हम प्लेटीहेलमिन्थेस जीव को देखेंगे, जिसका नाम है फेसियोला हिपैटिका। इस फोटो को देखकर दिमाग में बैठा लीजिए कि यह है फेसियोला हिपैटिका। इसका समान नाम है लीवर फ्लूक। क्यों समान नाम इसका हम लीवर फ्लूक कहते हैं? चलिए इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत चर्चा करते हुए चलते हैं। सबसे पहले किसी भी जीवों का जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसके जो भी हमें याद है वर्गीकरण तो पहले कर ही दो। जैसे यह है लीवर फ्लूक, या इसी को बोलेंगे फेसियोला हिपैटिका। इसका हम वर्गीकरण कर रहे हैं। फाइलम किस में पाया जाएगा? तो प्लेटीहेलमिन्थेस में। क्लास किसका है? डाइजीनिया का। जीनस क्या है इसका? फेसियोला है। और जाति यानी स्पीसीज कौन है? तो हिपैटिका है।
और हिपैटिका जाति है, फेसियोला इसका जीनस है, जानते हैं दोनों के नाम से वैज्ञानिक नाम बन जाती है। तो बहुत ही आसान है किसी भी जीवों के वर्गीकरण को याद रखना, उसके नामे में वर्गीकरण छुपा हुआ है। 3-4 क्लास तो हम जान ही जाते हैं, जो न भी याद है उसको छोड़कर जितना हमको पता हो वर्गीकरण में देखते हुए लिखते हुए एग्जाम हॉल में हम आगे निकलते चलेंगे। तब इसकी फोटो को ड्रॉ करेंगे। देखिए फोटो भी कितना आसान है। फोटो के ड्रॉ के बाद अब हम इसका विशेषताओं को लिखेंगे या इसके समान संरचना को लिखेंगे। इसके बारे में समझिए कि यह भेड़ के यकृत यानी लीवर में पाए जाने वाला चपटा रोग जनक परजीवी है, इसीलिए इसका नाम दिया गया लीवर फ्लूक। यकृत मतलब लीवर, चपटा है, फ्लैटी है, किसमें पाया जाता है तो भेड़ में और मेमेलस में पाए जाएंगे। तो समान नाम इसका हो गया लीवर का परजीवी है, इसलिए इसका नाम हो गया लीवर फ्लूक। इसकी आकृति पत्ती के समान लगभग 1 से 1.5 इंच लंबा पीला सफेद रंग का होता है। देखिए इसकी लंबाई कितनी हो जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई इसकी हो जाएंगे 1 से लेकर 1.5 इंच तक। शरीर का अग्रभाग पर मोटा सिर होता है जिसके शिखर पर मुख युक्त चूसक यानी शकर होता है। देखिए इसके शरीर के अग्रभाग पर छोटा सिर होता है। देखिए यहाँ अगला भाग है, यहाँ पे छोटा ही सिर होता है जिसके शिखर पर यानी सबसे अंतिम वाले भाग पे शकर यानी चूसक होता है। इससे वह चूसने का काम करता है। देखिए शकर है, यह माउथ है। यह माउथ हम लोग जैसा आँख खुलता नहीं है बल्कि यह शकर है। किसी भी जीवों के लीवर की कोशिकाओं में उससे चिपक कर और उससे पोषण को सुरुकेगा, इसी को शकर बोलते हैं, चूसक बोलते हैं, चूसेगा। तो अब मुख चूसक के थोड़ा पीछे अधर भाग पर अधर चूसक यानी वेंट्रल शकर स्थित होता है। देखिए एक चूसक इसका आगे वाला भाग में है और इससे थोड़ा सा पीछे वेंट्रल भाग पे अधर में, वेंट्रल मतलब आगे वाला। अब देखिए इसे मान लिया कि यहाँ पे चूसक है सबसे अंतिम भाग में और यहाँ पे थोड़ा सा पीछे होकर यहाँ पर भी चूसक है, यानी 2 जगह से यह अपने भोजन को चूस सकता है, एक ऊपर का भाग से और एक नीचे। देखिए यहाँ पे वेंट्रल शकर बोलेंगे, इसको शकर बोलेंगे, ठीक है। यानी यह हो गया पार्श्व चूसक, अधर चूसक और यह हो गया चूसक। 2 चूसक इसमें है। दोनों चूसकों के मध्य एक छोटा जनन छिद्र स्थित होता है। देखिए दोनों चूसकों के बीच एक छोटा सा छिद्र दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं हम जनन छिद्र। अब आगे देखिए, शरीर पर मोटी उपचर्म क्यूटिकल का आवरण होता है जिसमें सूक्ष्म कंटिकाएं पाई जाती है। अब इसके शरीर को हम निकाले हैं, देखिए अंदर के भाग है, बाहर के भाग को निकाले हैं, इसके चमड़ा का परत को यहाँ पे देखिएगा तो इतनी मोटी शरीर जो है इसकी उपचर्म होती है, यानी इतनी मोटी शरीर की इसकी भित्ति होती है जिसपे छोटी छोटी कंटिकाएं, देखिए क्यूटिकल, ये छोटी छोटी कंटिकाएं पाई जाती है। अब इसके चमड़े के लेयर को समझ गए हैं। देखिए 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर। यह लेयर गैस्ट्रोडर्मिस है, यह लेयर मीजेनकाइम है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, सर्कुलर मसल और सबसे ऊपर क्यूटिकल है। इतनी परत इसकी मोटी चमड़े की परत है। आहार नली मुख ग्रसनी, ग्रसिका तथा 2 भागों में विभाजित आंत्र में विभेदित होती है। अब देखिए इसका शकर ऊपर से आया, माउथ यहाँ देख रहे हैं, मस्कुलर फेरिंग्स है, यहाँ पे आगे बढ़कर यह फेरिंग्स एंड ग्रसिका बनाया, ये ओसोफेगस है। यहाँ से आकर इसकी आंत जो है नीचे की ओर 2 भागों में बंट जा रही है। देखिए इसको 2 भागों में बंट जा रही है। अब बहुत छोटी छोटी भागों में आंत जो है गैस्ट्रोडर्मिस जो है टूट जा रही है। तो इसकी आहार नली को देखेंगे ऊपर से, यह हो गया मुख ग्रसनी या मस्कुलर फेरिंग्स, यहाँ पे हो गया ग्रसनी, ये वाला भाग हो गया इसका ग्रसनी। ये पीला वाला भाग देख रहे हैं ओसोफेगस यानी आहार नली है। उसके बाद ग्रसनी है, ग्रसिका के द्वारा पीछे की ओर आकर यह 2 भागों में बट जाती है। इसकी आंत जो है 2 भागों में बट जाती है। यह था इसका आहार नली की संरचना। अब हम आगे देखेंगे जनन अंग भली भांति विकसित होती है, यानी इसमें जनन अंग गोनोपोर,
तो छिद्र है गोनाड्स भली भांति विकसित होती है और जीवन वृत्त जटिल एवं द्विपोषदीय डाइजेनेटिक होते हैं। अब द्विपोषदीय क्या होता है? अपना जीवन चक्र 2 पोषकों में पूरा करता है। एक पोषक में इसकी जीवन पूरी हो ही नहीं सकती है। तो कोई भी जीव जब अपने पूरे जीवन चक्र को 2 जनकों में पूरा करता है, 2 अलग अलग जीव चाहिए उसको, इसी को हम कहते हैं 2 पोषदीय, 2 अलग अलग पोषक चाहिए इनको। अब वह पोषक क्या क्या चाहिए सो देखिएगा। तो फैसियोला हिपैटिका या लीवर फ्लूक का हम जीवन वृत्त को समझेंगे। अब इसके जीवन वृत्त को समझिए। अब 2 जनक देखे थे आप, 2 इसके पोषक, एक हो गए यह स्तनीय जंतु और एक हो गया घोंघा। तो इसको 2 अलग अलग पोषण चाहिए, 2 पोषण चाहिए इसके जीवन को जीने के लिए। तो फैसियोला द्विलिंगी जंतु है। कैसे है? तो द्विलिंगी है, यानी एक ही शरीर में नर भी है और मादा भी है, तो द्विलिंगी हो गए। इसमें वयस्क नर एवं मादा दोनों ही प्रजनन अंग पाए जाते हैं। जब यह वयस्क होता है तो इसमें नर भी पाया जाएगा और मादा भी पाया जाएगा। फैसियोला एक द्विपोषद ट्रीमेटोड है जिसका जीवन इतिहास 2 पोषदों में पूर्ण होती है। अब 2 पोषदों को समझेंगे तो इसका प्राथमिक पोषद यानी प्रथम पोषद जो है भेड़ या अन्य पशु, देख रहे हैं, भेड़ भी हो सकते हैं या अन्य पशु, प्राथमिक पोषद कहलाएंगे। और द्वितीय पोषद लीमनिया जाति के घोंघा, यह लीमनिया जाति के घोंघा है। तो इसका जीवन इतिहास जटिल होता है जिसमें अनेक लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है, यानी इसकी लार्वा अवस्थाएं जो है अनेक होती है। अब उस अवस्थाओं को देखते हैं हम। यहाँ तक देख लिए कि फैसियोला हिपैटिका को 2 पोषद चाहिए। प्राथमिक पोषद इसका भेड़ या अन्य स्तनीय जंतु है और द्वितीयक पोषद इसका लीमनिया घोंघा है। अब सबसे पहले इसके जीवन चक्र को समझते हैं। तो किसी के भी जीवन चक्र को समझेंगे तो उसके अंदर के मैथुन या निषेचन की क्रिया को देखेंगे। इसमें पर निषेचन होता है, यानी एक है तो एक लिंगी, लेकिन अपने अंडाणु से अपने शुक्राणु को वह निषेचन नहीं कर पाएगा। यह बेचारा अपने अंडाणु से अपने शुक्राणु को निषेचन नहीं कर पाता है। समझेंगे, यह बेचारा अपने अंडाणु से अपने शुक्राणु को निषेचन नहीं कर पाता है, इसलिए इसको हम पर निषेचन कहते हैं। यानी निषेचन के लिए एक दूसरा लीवर फलक इसके अंदर आकर आपस में निषेचन करेंगे। मैथुन परपोषी की पित्त वाहिनी में होता है। अब मैथुन की क्रिया यानी अंडाणु और शुक्राणु या 2 जीवों के एक नर 2 अलग अलग लीवर फ्लूक को मिलने की क्रिया पोषक हो गए। इस पोषक के पित्त वाहिनी समझ रहे हैं, लीवर है, लीवर से निकलने वाली जो नली होती है उसी को बोलते हैं पित्त वाहिनी। लीवर में से पित्त बनता है, पित्त रस बनता है, वो पित्त रस पित्त की थैली में जमा होती है और पित्त की नली आकर आंत में जुड़ती है, उसी नली को हम पित्त वाहिनी बोलते हैं। तो मैथुन की क्रिया जो है वह पित्त वाहिनी में होती है। निषेचन क्रिया अंड वाहिनी के दूरस्थ सिरे में होता है। अब इसमें निषेचन की क्रिया इस मादा जनन अंग के अंड वाहिनी के दूरस्थ यानी दूर वाले सिरे में होंगे, फैलोपियन ट्यूब में होंगे, दूरस्थ सिरा पे होंगे। एक अकेला फैसियोला एक बार में 3000 से 35,000 अंडे उत्पन्न कर सकता है और अपने जीवन काल में 2 लाख अंडे उत्पन्न कर सकता है। समझिए कितना जनन कर सकता है। एक बार में यह 3000 से 35,000 तक अंडे को उत्पन्न कर सकता है। पूरे जीवन काल में लगभग 2 लाख अंडा देती है प्रत्येक निषेचित। अब देखिए जहां निषेचन हो गया तो निषेचन के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं, जानते हैं लैंगिक जनन में जब अंडाणु और शुक्राणु की निषेचन होती है तो निषेचन के पश्चात बनती है एक निषेचित अंडा। जिस निषेचित अंडा को हम कहते हैं जाइगोट या निषेचित अंडा बनी, इस निषेचित अंडा को बोलेंगे जाइगोट या युग्मनज।
अब देखिए यह निषेचित अंडे के चारों ओर, इस निषेचित अंडे के चारों ओर पीतक कोशिकाएं चिपक जाती हैं, जिससे कवच या कैप्सूल कहते हैं, जिस पर एक ढक्कन ऑपरकुलम पाया जाता है। अब देखेंगे इस निषेचित अंड के चारों तरफ पीतक कोशिका आकर चिपक जाएगा, यह पीतक कोशिका आकर चिपक जाएगा। इसको हम बोलेंगे कवच। अब इसको हम बोलेंगे कवच या कैप्सूल, इसको बोलेंगे कवच या कैप्सूल। सबसे पहले समझिए, इसके अंदर हम जनन की विधि को बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास करते हैं आपको हम। यह जो है पाया जाता है भेड़ में, भेड़ के लीवर में। अब यह वयस्क हो जाता है, तब इस निषेचन के लिए दो अलग अलग लीवर फ्लूक आपस में आते हैं। वह निषेचन जो करता है वह पित्त वाहिनी में होता है, और निषेचन की क्रिया अंड वाहिनी के दूरस्थ सिरे में होते हैं। जब निषेचन हो जाएगा तो अंडा बनेगा। अब अंडा जो है एक बार में 3000 से 3500 बन सकता है। प्रत्येक अंडा, निषेचित अंडा के चारों तरफ यह पीतक कोशिकाएं चिपक जाएंगे। अब यह निषेचित अंडा के ऊपर कवच या कैप्सूल का निर्माण कर लिया। इस ढक्कन को हम ऑपरकुलम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, जब ढक्कन देख लिए तो अब यह जो निषेचित अंड के ऊपर कैप्सूल बना था, निषेचित अंड के ऊपर कैप्सूल बना था, यह कैप्सूल आगे विकास कैसे करेगा, उसमें हम पढ़ेंगे विदलन या प्रारंभिक परिवर्धन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लीवेज और प्राइमरी डेवलपमेंट। अब यह कैसे वयस्क लीवर फ्लूक में बदलेगा, यही हिपैटिका फेसियोला हिपैटिका या लीवर फ्लूक का जीवन वृत्त का हम चर्चा कर रहे हैं। समझिएगा एक एक स्टेप को, बारी बारी से आप समझेंगे कि विदलन यानी क्लीवेज गर्भाशय में ही आरंभ हो जाता है। यह यानी इसमें कोशिका विभाजन की क्रिया जो है वह गर्भाशय में ही हो जाएगी। देखिए इसके अंदर जो निषेचन है, निषेचित अंडा है, यह 1 से 2 बनने की क्रिया गर्भाशय में ही आरंभ कर लेगी। प्रथम विभाजन असमान कोशिकाएं बनाती है। जब इसमें प्रथम विभाजन होगा तो असमान कोशिका बनाएगा, एक बड़ा और एक छोटा कोशिका बनाएगा। तो बड़ी सोमैटिक या एक्टोडर्म कोशिका जो विभाजित होकर लार्वा की उपचर्म बनाती है, और छोटी प्रोपैगेटरी कोशिका जो विभाजित होकर 2 प्रकार की संतति कोशिकाएं बनाती है। अब इसको समझेंगे। इसके अंदर यह अंडा, निषेचित अंडा जब विभाजन हुआ तो एक छोटा और एक बड़ा बना। बड़ा वाला को हम बोलेंगे सोमैटिक या एक्टोडर्मल, छोटा वाला को बोलेंगे प्रोपोगैटरी कोशिका। बड़ा वाला चारों तरफ से बड़ा होकर इसका चमड़ा बना देगा, चारों तरफ से चमड़ा बना देगा, और छोटी वाली जो है वह विभाजित हो जाएगी और 1 से 2 संतति कोशिका का निर्माण कर लेगी, 1 से 2 संतति कोशिका का निर्माण कर लेगी। यहां तक आप समझ गए होइएगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब उसमें उसके ऊपर जो है संपुटित होंगे, या इसी को बोलते हैं एनकैप्सुलेटेड अंग्रेजी में। भ्रूण का विकास गर्भाशय में, इससे आगे परिवर्धन नहीं होता है। अब गर्भाशय में कितना विकास हुआ वो देख लिए। या बाहर में जो है कैप्सूल है, या बाहर में कैप्सूल है, इसके भीतर एक बड़ी कोशिका बनी, एक बड़ी कोशिका बनी जिसको सोमैटिक कोशिका बोले, एक छोटी कोशिका बनी थी जिसको हम लोगों ने प्रोपोगैटरी कोशिका कहा। प्रोपोगैटरी कोशिका 2 असमान विभाजन करेगा, दो समान विभाजन किया और 2 संतति कोशिका का निर्माण किया। बस इतना ही रह जाएगा किसके अंदर, इसके गर्भाशय में। इससे आगे परिवर्धन कर ही नहीं सकता है, ये आगे चलकर चमड़ा बनाएगा, इसके अंदर संतति 2 कोशिकाएं हैं। अब कैप्सूल, इस पूरे को क्या बोलेंगे, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर रचना जो बना वो भी आप समझ गए। तो अब समझिए कि कैप्सूल की एक बड़ी संख्या जनन छिद्र द्वारा बाहर निकलकर पीत रस के साथ परपोषी की आंत्र में आ जाती है, जहां से यह परपोषी के मल के साथ बाहर निकल जाता है।
अब देखिए इसका ये परपोषी भेड़ है, इस भेड़ के इतना जो बना कैप्सूल जो बना इस हेपेटिका के गर्भाशय में बने, हेपेटिका के गर्भाशय में बने, और यही कैप्सूल इसके जनन छिद्र से, ये जनन छिद्र है, इस जनन छिद्र से बाहर निकल जाएगा। तो इस भेड़ के बाहर कहाँ निकलेगा? तो इस भेड़ के पीत रस में आएगा, क्योंकि ये पीत रस में निषेचन हुआ, पीत रस में आ जाएगा, पीत रस से आंत में आ जाएगा, और आंत से इसके मल के द्वारा, इसके मल के द्वारा बाहर निकल जाएगा, इसके मल के द्वारा बाहर निकल जाएगा। इतनी कहानी को समझ गए? अब आगे देखिए, अब बाहर निकल गया तब यह क्या करेगा? तो कैप्सूल में आगे का परिवर्धन, अब जो कैप्सूल बाहर निकला इसमें आगे का परिवर्धन उस समय होता है जब ये ऐसे जल या नम क्षेत्रों के संपर्क में आते हैं जो कुछ अम्लीय होते हैं, जिनका तापमान 22 से 25 डिग्री तक होता है। यह कैप्सूल आगे परिवर्धन तभी कर सकता है जब उसको जल या नम क्षेत्र चाहिए, वहाँ पे अम्लीय नेचर चाहिए, अम्लीय जल चाहिए, और वहाँ का तापमान मात्र 22 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, नहीं तो यह कैप्सूल वैसी रह के खत्म हो जाएगा। इसलिए ना हम कह रहे थे, शुरू से कह रहा था कि इसका जीवन चक्र काफी जटिल होता है। यानी इसका जीवन चक्र के लिए पहले तो 2 अलग अलग जीव चाहिए, जिसमें एक भेड़ और एक घोंघा को देखे थे। उसके बाद भी अब देखिए इतना ताम झाम है इसके अंदर। अब इसका कैप्सूल निकला, अंडा क्या हुआ? कैप्सूल बना, कैप्सूल के अंदर एक बड़ी कोशिका, 2 छोटी कोशिका बनी। अब वह कैप्सूल जब बाहर निकली तब वह आगे विकास तब कर सकता है जब वह जल या नम क्षेत्र के संपर्क में आएगा, और कुछ अम्लीय होना चाहिए वहाँ पर का वातावरण, और तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस ही होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में, जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो एनकैप्सुलेटेड भ्रूण 4 से 15 दिन के भीतर मीरासीडियम लार्वा में बदल जाता है। यह अंडे से बाहर जल में तैरने लगता है। अब देखिए, जब यह परिस्थिति आया, क्या परिस्थिति आएगी? तो यह परिस्थिति आना चाहिए, जल या नम क्षेत्र में इसको मल जाना चाहिए, उसके बाद वहाँ कुछ अम्ल होनी चाहिए, तापमान 22 से 25 डिग्री होना चाहिए, तब इसके अंदर वृद्धि करेगा, और वृद्धि करके यह 10 से 15 दिन में बन जाएगा इनसिस्टेड कैप्सूल। जो देख रहे हैं यह बना इनसिस्टेड कैप्सूल। अब यह इनसिस्टेड कैप्सूल जो है, अब यह अपना रूप बदला, और रूप बदलकर बन जाएगा मीरासीडियम लार्वा। देखिए यह बना मीरासीडियम लार्वा। मीरासीडियम, यह इनसिस्टेड कैप्सूल जो था 2 कोशिकाएं थी, एक बाहर का चमड़ा बनाया था। अब यह इनसिस्टेड जो है वह बन जाएगा मीरासीडियम लार्वा। यहाँ देख रहे हैं, अब यहाँ से इसका जीवन चक्र स्टार्ट हुआ, अंडा टूटकर लार्वा के रूप में बदला, और यह लार्वा अंडा से बाहर आकर जल में तैरने लगेगा। अब आगे देखिए, मीरासीडियम तक समझ गए हैं। अब यह इसको जरूरत पड़ेगा द्वितीय पोषक, दूसरा जीव का जरूरत पड़ेगा, तो पहला भेड़ और दूसरा घोंघा। तो मीरासीडियम लार्वा स्वतंत्रता पूर्वक तैर कर अपने द्वितीयक पोषद यानी लीमनियन या प्लेनोर्बिस जाति के घोंघे को खोजता है। अब चूंकि इसको नमी चाहिए, जल में तैर कर अब यह इस घोंघा को खोजेगा। तो मीरासीडियम केवल 4 से 30 घंटे तक जीवित रहेंगे। यदि इससे द्वितीयक पोषक नहीं मिलता है तो यह मर गया। देखिए कितना जीवन पेचीदा इसका है, इसलिए जटिल भी बोले थे। एक तो बेचारे को इतना सब मेहनत करने के बाद अब यह इनसिस्टेड जो है वह बना मीरासीडियम लार्वा में, और इस लार्वा का जीवन केवल 4 से 30 घंटा है। घोंघा नहीं मिला तो मर जाएगा, घोंघा मिला तब आगे का जीवन जिएगा। देखिए आगे का जीवन कैसे जी रहा है। तो अब जब घोंघा मिल गया तो घोंघे में पहुंचकर यह फुफ्फुस कोश या पल्मोनरी चैम्बर में से होता हुआ पाचन ग्रंथि में पहुंचता है। अब इस पर से रोम लुप्त हो जाते हैं, इसके ऊपर जो रोम है, पतले पतले बाल है, वह समाप्त हो जाएंगे और यह स्पोरोसिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। देखिए घोंघा जब मिल जाएगा तब उसके
फुफ्फुस देखिए यहाँ पे श्वसन नली है, फुफ्फुस से प्रवेश करते हुए इसके पाचन में चले जाएंगे और पाचन ग्रंथि में पहुंचकर इसके ऊपर का रोम, देखिए बाहर का जो रोम है फर है ये मुक्त हो जाएगा, फर जो है खत्म हो जाएगा, ये वाला फर जो है खत्म हो जाएंगे और खत्म होकर यह आकृति बन गई स्पोरोसिस्ट लार्वा में परिवर्तित हो गई। अब नेक्स्ट देखिए स्पोरोसिस्ट लार्वा अब क्या करता है, तो स्पोरोसिस्ट लार्वा 0.7 मिलीमीटर लंबी थैले की समान रचना है। इसको देखिएगा स्पोरोसिस्ट लार्वा यह 0.7 मिलीमीटर लंबी थैले की समान रचना है, जिस पर क्यूटिकल का पतला आवरण होता है, जिसके चारों तरफ देखिए क्यूटिकल की पतली आवरण है, इसके चारों तरफ क्यूटिकल की पतली आवरण है। इसके भीतर जनन कोशिकाएं तथा प्रोटोनेफ्रिडिया एवं आहार नाल के अवशेष भी पाए जाते हैं। अब इसके भीतर जो है जनन कोशिकाएं, देखिए दो गो जो आपस में टूटा था जनन कोशिकाएं हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया है और आहार नाल भी पाए जाते हैं। किसमें? स्पोरोसिस्ट लार्वा में। अब मीरासीडिया लार्वा के अन अंग नष्ट हो जाते हैं, जो मीरासीडिया लार्वा था उसके अन अंग नष्ट हो जाते हैं। जनन कोशिकाएं विभाजित होकर रेडिया लार्वा बनाती है, परंतु कभी कभी संतति स्पोरोसिस्ट भी बनाते हैं। अब देखिए यह क्या करेगा, अपने जैसा स्पोरोसिस्ट बहुत सारा संतति स्पोरोसिस्ट बनाया और नहीं तो यह इसका जनन कोशिका विभाजित होकर अब बन जाएगा रेडिया लार्वा। देख रहे हैं यहाँ पे रेडिया लार्वा इस आकृति की बन जाएगी। तो स्पोरोसिस्ट लार्वा को हम समझे, अब समझेंगे रेडिया लार्वा को। देखिए रेडिया लार्वा यह लगभग 1.3 से 1.6 mm लंबा तथा बेलनाकार होता है। देखिए इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ गई, 1.3 से 1.6 mm का हो गया और बेलनाकार आकार की हो गई। स्पोरोसिस्ट के फटने पर यह बाहर निकलता है, यह स्पोरोसिस्ट है, यह फट जाएगा तो रेडिया लार्वा बाहर निकल जाएगा। यह पतली क्यूटिकल की परत से ढकी होती है। क्यूटिकल इसके ऊपर भी था, क्यूटिकल की परत देखिए चारों तरफ हल्का लाल लाल दिखाई दे रहा होगा, तो क्यूटिकल की परत इसके ऊपर भी होती है। जनन कोशिकाएं विभाजित होकर, अब इसकी जनन कोशिकाएं जो अंदर में है यह विभाजित होकर ग्रीष्म काल में संतति रेडिया, जब गर्मी का मौसम है तो अपने जैसा बहुत सारा रेडिया बना लेगी, हूबहू अपने जैसा बहुत सारा रेडिया बना लेगी। अन्य ऋतुओं में यह 14 से लेकर 20 तक सरकेसिया लार्वा को जन्म देती है। यानी ग्रीष्म काल में यह संतति रेडिया बनती रहेगी, लगातार बनती रहेगी, और अन्य ऋतु होगा तो फिर यह अपना रूप बदल लेगा, जिसमें 14 से 20 सरकेसिया लार्वा बनेगा। अब देखिए सरकेसिया लार्वा की फोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं। रेडिया लार्वा के बाद बना सरकेसिया लार्वा। अब सरकेसिया लार्वा के बारे में समझेंगे हम लोग। देखिए सरकेसिया लार्वा आखिर है क्या। तो सरकेसिया लार्वा का शरीर चपटा हृदयकार होता है, जिसके पिछले सिरे से एक लंबी लचीली पूंछ निकलती है। देखिए हृदयकार रचना है इसका, और इसके पिछले हिस्से से एक लंबी पूंछ निकलती है। शरीर पर क्यूटिकल का पतला आवरण होता है। क्यूटिकल का आवरण अभी तक इसके शरीर पर है, जिसमें पीछे की ओर निकले हुए बहुत से कांटे पाए जाते हैं, जिसमें पीछे की ओर बहुत से कांटे निकले पाए जाते हैं क्यूटिकल पर से। शरीर के अगले भाग में मुख, पेशीय ग्रसनी, छोटी सी ग्रास नली तथा द्विखंडित आंत्र होता है। देखेंगे अब इसके शरीर पर, शरीर के अगले भाग में यहाँ वाला भाग में देखिए मुख है, यहाँ पर इसकी पेशीय ग्रसनी हरा वाला दिखाई दे रही थी, पेशीय ग्रसनी है। उसके भीतर जो दिखाई दे रही नारंगी कलर की पतली नली, यह नली कहलाएगी ग्रास नली, और यह दुई खंड में विभाजित हो गए। देखिए दुई खंड में विभाजित होकर यह जो है आंत का निर्माण करती है। तो यहाँ सरकेसिया लार्वा की संरचना को देखे, फिर आगे देखिए इसके बारे में। तो मुख को घेरे हुए मुख चूसक, अब इसके मुख को घेरे हुए है, यहाँ पे मुख है, और देखिए लाल कलर का जितना भी है यहाँ पे यह मुख चूसक है। तो मुख को घेरे हुए मुख चूसक तथा आंत्र की दोनों भुजाओं के बीच अधर चूसक
यानी वेंट्रल सकर स्थित होता है। देखिए, मुख को घेरे हुए मुख चूसक तथा आंत की दोनों भुजाएं के बीच सकर, ये जो है यह चूसक को हम बोलते हैं अधर चूसक, यानी अगला भाग का चूसक है। तो ये हो गया शीर्ष का चूसक, यह हो गया अधर चूसक। कहाँ से बन गया चूसक? कहाँ बना? सर्केसिया लार्वा में बना। आंतरिक गुहा में असंख्य जनन कोशिकाएं, ज्वाला कोशिकाएं तथा उत्सर्जन वाहिनियां पाई जाती है। अब इसके देखेंगे आंतरिक गुहा, इसके बीच में जो खाली स्थान में उसमें काफी संख्या में पाया जाएगा जनन कोशिका, ज्वाला कोशिका और उत्सर्जन वाहिनी, जिसके बारे में अभी पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। उत्सर्जन वाहिनियां मूत्राशय या ब्लैडर में खुलती है। इसकी उत्सर्जन नलियां कहाँ खुलेगी? मूत्राशय या ब्लैडर में खुलेगी। मूत्राशय से एक छोटी सी उत्सर्जन वाहिनी निकलकर बाहर खुलती है। इसका उत्सर्जित छिद्र पूंछ के आधार पर स्थित होता है। देखिए, यह उत्सर्जित छिद्र यहीं पर है। उत्सर्जित छिद्र इसी पॉइंट को बोलेंगे। तो कहां पर है? पूंछ के आधार पे है। सर्केसिया लार्वा का संरचना को देखें। अब आगे हम देखेंगे इसमें कुछ और इसकी डाटा को पढ़े तो देह भित्ति, इसकी देह भित्ति यानी शरीर की जो बाहरी परत है वो के नीचे बहुत सी सिस्टोजीनस ग्रंथियां पाई जाती है। इसके भीतर देह ग्रंथि यानी इसकी देह भित्ति में, इसकी देह के चमड़े की खाली स्थान में सिस्टोजीनस ग्रंथियां पाई जाती है, जिससे स्रावित पदार्थ लार्वा के चारों ओर सिस्ट का निर्माण करता है। अब देखिए, इसके चारों ओर ग्रंथि है। ग्रंथि जो है स्रावित होकर इसके चारों ओर जो है सिस्ट का निर्माण किया। देखिए यहाँ पे चारों ओर इतनी वाली भाग जो है, ये वाली भाग यह सिस्ट है, सिस्ट का निर्माण किया, जिसके पश्चात सर्केसिया मेटा सर्केसिया में बदल जाता है। जैसी सिस्ट बना तो सर्केसिया बदल गया किसमें? अब इस रचना को बोलेंगे मेटा सर्केसिया। अब सर्केसिया लार्वा बदल गया मेटा सर्केसिया लार्वा में। अब मेटा सर्केसिया लार्वा के बारे में पढ़ेंगे कि यह लगभग गोल होता है। इसके चारों ओर क्यूटिकल की मोटा आवरण होता है जो सिस्ट बनाता है। यह देखिए गोल है, चारों ओर क्यूटिकल की मोटी आवरण है जो इसका सिस्ट बनाया। इसके सर्केसिया में पाई जाने वाली सिस्टोजीनस ग्रंथियां नष्ट हो जाती है। अब इसके सर्केसिया में जो सिस्टोजीनस ग्रंथि थी जो सिस्ट को बनाई थी वह अब नष्ट हो गया तथा सीखा कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है। इसमें सीखा कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है। अब आगे देखेंगे, यहां तक सिस्ट बन गया। ये क्या बन गया? सिस्ट बन गया। अब यही सिस्ट जो है अब प्रथम पोषद में संक्रमण करेगा। यही सिस्ट जो है प्रथम पोषद के अंदर प्रवेश करेगा, यानी भेड़ के अंदर लीवर फ्लूक नहीं प्रवेश करके यह सिस्ट प्रवेश करता है। ये प्रवेश नहीं करके सिस्ट प्रवेश करता है। तो देखिएगा, भेड़ के द्वारा जलीय पौधे के खाने पर परजीवी का मेटा सर्केसिया भोजन के साथ आंत में पहुंच जाता है। अब इसके अंदर यह भेड़ जो है जलीय पौधे के खाएंगे, जलीय पौधे के पत्ते पे रहेंगे मेटा सर्केसिया लार्वा, जो भोजन के साथ इसके आंत में पहुंच जाएंगे, इसके आंत में पहुंच जाएंगे। और आंत में सिस्ट पाचक रसों के प्रभाव से घुल जाता है। आंत में पाचक रस है तो इस सिस्ट जो है बाहरी सिस्ट यह घुल जाएगा और परजीवी स्वतंत्र हो जाएगा, गोलकाई स्वतंत्र हो जाएगा। यहाँ से यह परजीवी अब स्वतंत्र हो जाएगा, यह अब ऐसे छोटा बन जाएगा, फिर व्यस्क होकर बड़ा बन जाएगा। तो यकृत निवाहिका तंत्र हेपाटिक पोर्टल सिस्टम के साथ यह यकृत में पहुँचता है तथा पित्त वाहिनी में अपना भोजन जीवन व्यतीत करता है। अब देखिए, यहाँ से यह सिस्ट से यह मुक्त हो गया गोलाकार रचना। अब यह गोलाकार रचना पाचन तंत्र में प्रवेश करके आंत से जुड़ा होता है पित्त नली। इस पित्त नली से जाते हुए चला जाता है लीवर में। यह लीवर है। अब लीवर में प्रवेश करके वहां से पोषण लेगा, अपना जीवन व्यतीत करेगा। यह था फेसियोला हिपैटिका या लीवर फ्लूक का जीवन वृत्त। तो दो इसके उदाहरण को हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा अगला उदाहरण है टीनिया सोलियम। देखिए, लंबा आपको सांप जैसा दिखाई दे रहा होगा। यह आकृति को बोलेंगे टीनिया
सोलियम, टीनिया सोलियम, यह लंबे से प्लेटीहेलमिन्थेस है, लंबे से चपटे कीड़ा है जिसका नाम है टीनिया सोलियम। अब टीनिया सोलियम के बारे में समझिएगा कि टीनिया सोलियम जिसे पोर्क टेपवर्म भी कहा जाता है, दुनिया भर में पाया जाता है। इस प्रकार इसका वितरण विश्वव्यापी है। यह वयस्क मनुष्य की छोटी आंत में आंतरिक परजीवी के रूप में रहते हैं, जहां यह अपने स्कोलेक्स के द्वारा आंतों के म्यूकोसा से चिपक जाते हैं। अब समझिएगा, यह देखिए, यह मनुष्य है, मनुष्य के छोटी आंत में आंतरिक परजीवी के रूप में रहता है और यह स्कोलेक्स, इसके अगला भाग को दिखेगा, यह अगला भाग जो है स्कोलेक्स कहलाता है। यह स्कोलेक्स के द्वारा, अब ये आंत की दीवार है, इसके अंदर वाली भाग म्यूकोसा है, तो इसी में यह स्कोलेक्स के द्वारा चिपक जाएगा। कौन? तो टीनिया सोलियम। अब देखिए इसका जीवन चक्र दो मेजबान, ये भी दो मेजबान में पूरा करता है, यानी ये भी डाइजेनेटिक होता है। इसका प्राथमिक मेजबान के रूप में मनुष्य, यानी प्रथम मेजबान मनुष्य होंगे और द्वितीय मेजबान के रूप में सूअर होता है। देख रहे, सूअर और मनुष्य दो जीवों में यह टीनिया सोलियम अपना जीवन चक्र को पूरा करता है। इतना हम लोग समझ गए। इसके बाद हम देखेंगे टीनिया सोलियम को दो परजीवी चाहिए, ये भी डाइजेनेटिक है। इसको एक सुअर और एक मनुष्य चाहिए। मनुष्य जो है प्राथमिक पोषक होंगे, सुअर जो है वह द्वितीयक पोषक होंगे। इसे पोर्क टेपवर्म कहा जाता है क्योंकि यह सुअर कैसे मनुष्य में फैलने वाला रोग है, इसीलिए इसको पोर्क टेपवर्म कहा जाता है। अन्य जानवर जैसे बकरी, मवेशी, बंदर और घोड़े भी मध्यवर्ती मेजबान के रूप में काम करते हैं। केवल सूअर ही नहीं, यह बकरी में भी, मवेशी, बंदर और घोड़े में भी अन्य मध्यवर्ती मेजबान के रूप में काम कर सकते हैं। यह विशेष रूप से यूरोपीय देश में रिपोर्ट किया गया। इस बीमारी का रिपोर्ट जो इसका रिपोर्ट यूरोपीय देश में किया गया है, जहाँ सूअर का मांस खाया जाता है, या तो कच्चा या अनुचित तरीके से पकाया जाता है। देखिए, यह बीमारी जो है यूरोपीय देश में अधिक है क्योंकि वहाँ पे लोग जो है सूअर की मांस कच्चे या थोड़ा बहुत अधपका रूप में खाते हैं। अधपका रूप में खाएंगे तो यह पूरा मर भी नहीं पाता है, इसी से बीमारी फैल जाती है। यह अपने टीनिया सोलियम के बारे में कह रहे हैं कि यह अपने शरीर की दीवार के माध्यम से मेजबान के पाचन भोजन को अवशोषित करता है। यानी अपने शरीर के, इसके द्वारा यह हुक फंसा के आंत में चिपकता है और इस शरीर के माध्यम से, शरीर के दीवार के माध्यम से यह जो है पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। देखिए, यह जो है यह आगे का इसका स्कोलेक्स है जो आंत में हुक की तरफ फंसाता है। लेकिन ये आंत की नली आपको दिखाई दे रही होगी, छोटी सी यहाँ पे खोखली नली दिखाई दे रही होगी। इस नली में इसका दिखाया गया फोटो है। अब इस फोटो में देखिएगा कि यह आंत की म्यूकोसा में यह चिपक गई है और चारों तरफ फैली हुई है आंत में। आंत में पचा हुआ भोजन रहेगा, उसी पचे हुए भोजन को अवशोषित करके अपना जीवन यह जीता है। अब आगे देखिए, इसका आकार, साइज और रंग के बारे में जाने तो आमतौर पर यह अपारदर्शी सफ़ेद होता है, लेकिन मलाईदार पीला या भूरा रंग भी आम है। इसका शरीर लंबा 1 से 5 मीटर तक होता है। देख रहे हैं, इसका शरीर जो है लंबा होगा, 1 से 5 मीटर तक होगा। पृष्ठीय रूप से चपटा, यानी पीछे वाला रूप से प्योर चपटा, सीधा फ्लैट होगा। संकीर्ण रिबन जैसा होता है। 2 सपाट सतहें क्रमशः पृष्ठीय और उदर सतहों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी 2 एकदम सपाट सतह जो है, एक पृष्ठीय पीछे और एक उदर यानी पेट का प्रतिनिधित्व करता है। आंतरिक दृश्य से पता चलता है कि वृषण के करीब की सतह पृष्ठीय है। यानी अंदर की बनावट से पता चल रहा है कि जो वृषण का जो भाग है वह भाग जो है वह पृष्ठीय यानी पिछला है, और महिला प्रजनन अंगों के करीब उदर सतह होते हैं। यानी जिस तरफ से वृषण होते हैं वह पिछला हिस्सा, और जिस तरफ से महिला जनन अंग होता है वह अगला हिस्सा। यानी पृष्ठीय ये आगे वाला भाग अधर और बैक वाला भाग पिछला हो जाएगा। तो पृष्ठीय हिस्सा में वृषण यानी पीछे वाला हिस्सा में वृषण, और उदर की सतह यानी अगला हिस्सा में महिला प्रजनन अंग पाए जाएंगे इसका।
अब इसका शरीर आगे से संकीर्ण और पीछे की ओर धीरे धीरे चौड़ा होता चला जाता है। देखिएगा आगे की ओर संकीर्ण है और जितना पीछे जाएगा चौड़ा चौड़ा हो गया, इतना चौड़ा हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके पॉइंट्स को। अब विभाजन, इसके पूरे शरीर को हम बांटते हैं, विभाजन करते हैं। तो टेप वार्म का लंबा शरीर लगभग 850 खंडों या भागों में विभाजित होता है, जिन्हें प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना लंबा शरीर इसका लगभग 850 खंड है, सेगमेंट है। इस 850 खंड को हम प्रोग्लोटिस बोलेंगे, इसको हम प्रोग्लोटिस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? प्रोग्लोटिस बोलेंगे इस पूरे खंडों को। अब टेप वार्म के विभाजन को सूडोमेटोमेरिज्म कहा जाता है। ये जो विभाजन हो रहा है इसको सूडोमेटोमोरिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसके विभाजन को? सूडोमेटोमोरिज्म कहा जाता है। और टेप वार्म का शरीर 3 अलग अलग हिस्सों में बटा होता है। अगला हिस्सा पूर्व काल स्कोलेक्स या सिर कहलाता है। देखिएगा इसका सबसे पहला अगला भाग जो है यह स्कोलेक्स कहलाएंगे और इसमें नेक होंगे। एक छोटी सी अखंडित गर्दन होती है। तो अगला भाग जो है स्कोलेक्स है और बिना खंडित वाला भाग है, इसको हम नेक यानी गर्दन बोलेंगे। और एक खंडित एस्ट्रोबिला में विभाजित होती है। यहाँ से यहाँ तक की आकृति को जो देखेगा इस सभी को हम एस्ट्रोबिला बोलेंगे। तो इसका शरीर देखिए कितने भागों में विभाजित है। फिर से देखिएगा फोटो से समझिएगा। इसका शरीर सबसे ऊपर स्कोलेक्स है, उसके नीचे नेक है और नेक के नीचे जितने भी खंडित भाग है इस सबको हम एस्ट्रोबिला बोलेंगे। तो मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है। अगला विभाजन और हम देखेंगे इसका स्कोलेक्स को। पहले ऊपर वाला भाग स्कोलेक्स में देखेंगे क्या क्या होता है। तो यह शरीर का अग्र सिरे पर मौजूद होता है। देखिएगा यही स्कोलेक्स है, ये सबसे अगला सिरे पर मौजूद है, यह स्कोलेक्स है। 2 तस्वीर आपके सामने में जो स्पर्श दिखाई दे रहा होगा उससे समझिए यह घुंडी जैसा, ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको? घुंडी जैसा द्विअर्थी सममिति, यानी इसके बीचों बीच काटेंगे तो 2 बराबर भागों में बंट जाएगा और 0.6 से 1 मिलीमीटर चौड़ा होता है। इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 0.6 से 1 mm तक ये चौड़ी होगी। यही स्कोलेक्स ये चौड़ी होगी। समझ गए यहाँ तक? अब सामने अगला पॉइंट को देखिए। सामने से देखने पर यह लगभग चतुष्कोणीय दिखाई देता है। देखिए सामने से देखिएगा इसको तो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना और 4 कोना, चतुष्कोणीय दिखाई देगा। यह पिन के सिर से भी छोटा होता है। अब व्यास लगभग 1 मिलीमीटर होती है। इसकी व्यास जो है लगभग 1 मिलीमीटर होती है। यही व्यास परिधि हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है इसकी 1 मिलीमीटर होती है। इसमें रेडियल मांसपेशियां वाले 4 कप जैसे मांसपेशियां होती है। अब इसमें देखिए रेडियल यानी चारों तरफ घुमा हुआ मांसपेशी, देखिए रेडियली मांसपेशी है जिसमें 4 कप जैसे पेशियां होती, रेडियल मांसपेशी है और 4 कप जैसी इसमें पेशियां हैं। 4 कप जैसी मांसपेशियां, ये भी देखिए इसमें भी 4 कप जैसी मांसपेशी आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे रेडियल है, क्या है? रेडियल है। कितने संख्या में है? तो रेडियल है यहाँ पे और रेडियल में 1, 2, 3, 4 कप जैसी मांसपेशियां है। अब आगे देखेंगे इसके सिर पर एक प्रमुख गोलाकार गतिशील शंकु रोस्टेलम होते हैं। इसके सिर पर गोलाकार शंकु है जिसको हम रोस्टेलम कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसके शरीर पर एक गोलाकार शंकु जैसी रचना है जिसको हम इसके सिर पर गोलाकार रचना है, गतिशील रचना है, ये गति रहती है इसमें। ये देखिए गोलाकार गतिशील रचना है जिसको हम रोस्टेलम कहते हैं। अब इस रोस्टेलम के बारे में और समझेंगे आगे हम। तो रोस्टेलम 2 सर्कल, देखिए यह रोस्टेलम जो है 2 सर्कल, 1 सर्कल और 2 सर्कल। तो 2 सर्कल में 22 से 32 घुमावदार काइटिनस, चिटिनस जो है इसको हम लिखेंगे काइटिनस, यानी काइटिन का बना हुआ है। यहाँ पर सुधार लेंगे
काइटिनस हुक से लैस है। इसमें देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा इसके ऊपर हुक दिखाई दे रहा होगा, ये वाला हुक। तो यह दो अलग अलग घुमावदार सर्किल है, एक सर्किल और दो सर्किल, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। इस पे अलग अलग काइटिन का बना हुआ हुक है जिसकी संख्या है 22 से 32। तो आंतरिक सर्कल से बड़े हुक और बाहरी सर्कल से छोटे हुक निकलते। देखिए अंदर वाला सर्किल से बड़का हुक है और बाहर वाला सर्किल से छोटका हुक है। क्लियर। बड़े हुकों की प्रत्येक की माप 0.4 से 0.8 mm और छोटे हुकों की माप 0.11 से 0.14 mm तक होती है। अब आगे देखेंगे कि इसकी लंबाई देख लिए। एस्कोलेक्स के सबसे चौड़े भाग पर, एस्कोलेक्स के सबसे चौड़े भाग पर 4 अर्धगोलाकार अत्यधिक मांसल सक्टोरियल अंग सकर्स या एसिटाबुला मौजूद होता है। एस्कोलेक्स के सबसे चौड़ा भाग, सबसे चौड़ा भाग है यहाँ पे, इस चौड़े भाग पे 4 अर्धगोलाकार, इस चौड़े भाग पे देखिए यहाँ पे अर्धगोलाकार भाग जो है इसको सकर्स बोलते हैं, 4 सकर्स है। तो अर्धगोलाकार भाग अत्यधिक मांसल होते हैं सक्टोरियल अंग, यानी चूसने वाले अंग। सक्टोरियल मतलब क्या? चूसक, चूसने वाले अंग है जिसको हम सकर्स या एसिटाबुला कहते हैं, इसको हम सकर्स या एसिटाबुला कहते हैं। यह अपने चूसने वालों और कांटों के साथ आंतों के म्यूकोसा से जुड़ाव अंग है। यह देखिए हुक के साथ, कांटों के साथ जुड़ जाता है। किससे जुड़ता है? यह कांटों के साथ जुड़ जाएगा आंत के म्यूकोसा से। और चूसक, ये चूसक और हुक सबके साथ, इस सबके साथ यह जो है इसका एस्कोलेक्स या आंत के म्यूकोसा से, आंत के म्यूकोसा से जुड़ जाएगा, चिपक जाएगा। तो इस प्रकार यह आसंजन या धारण का एक अंग है। आसंजन मतलब होती है चिपकने वाली अंग। तो यह जो है एस्कोलेक्स क्या है? यह आंत के म्यूकोसा से चिपकने वाली अंग है। तो एस्कोलेक्स के बारे में समझ गए होंगे, इसके अगले भाग है। अब हम देखते हैं एस्कोलेक्स के पीछे छोटा संकीर्ण गर्दन है। इस एस्कोलेक्स के पीछे छोटा एकदम संकीर्ण गर्दन है। इससे विभिन्न प्रकार के नवोदित क्षेत्र, विकास क्षेत्र, प्रसार का क्षेत्र और विभाजन का क्षेत्र कहा जाता है। यानी इसी एस्कोलेक्स के पीछे गर्दन जो है उसको विभिन्न प्रकार के नवोदित क्षेत्र, विकास क्षेत्र, प्रसार का क्षेत्र या विभाजन क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यह लगातार बढ़ता है। इसकी नेक जो है लगातार बढ़ती है और अनुप्रस्थ विखंडन या अलैंगिक नवोदित द्वारा प्रोग्लोटिड का प्रसार करती है। यह लगातार बढ़ती है और नीचे की ओर प्रोग्लोटिड्स जो है वह बढ़ती हुई चली जाएगी, जिसको हम अनुप्रस्थ विखंडन या अलैंगिक नवोदित विखंडन भी कहते हैं, जिसको हम आगे अभी समझेंगे। अब हमने देखा एस्कोलेक्स को देखा, इसके नेक को देखा। उसके बाद अब हमारा अगला संरचना है जिसको हम बोलेंगे एस्ट्रोबीला। आगे वाला भाग देखे थे, सकर्स को देखे, एस्कोलेक्स को देखे, नेक को देखे, रोस्टेलम को देखे। तो 1, 2, 3, 4 के पढ़ने के बाद पांचवा भाग जो हमारा है वह एस्ट्रोबीला है। एस्ट्रोबीला को समझिएगा, गर्दन के बाद चपटा रिबन जैसा शरीर एस्ट्रोबीला आता है। गर्दन के बाद का जितना भी चपटा है ना, रिबन जैसा रचना, यह सब का सब एस्ट्रोबीला कहलाता है। यह शरीर का मुख्य भाग बनता है। इसमें 800 से 1000 खंड या प्रोग्लोटिड एक श्रृंखला की तरह एक रैखिक श्रृंखला में व्यवस्थित होता है। और इसमें देखेंगे, इसमें खंड को गिनेंगे तो इसकी खंड 800 से 1000 तक हो सकती है। इस खंड को प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। तो परिपक्व टेप बार्म के एस्ट्रोबीला की लंबाई लगभग 3 मीटर तक होती है। एक परिपक्व हो जाएगी तो एस्ट्रोबीला की लंबाई लगभग 3 मीटर तक होती है। प्रोग्लोटिड शरीर का एक इकाई भाग है। ये प्रत्येक प्रोग्लोटिड्स क्या है? शरीर का एक इकाई भाग है जो जनन अंगों और आसपास के ऊतकों का एक पूरा सेट होता है। इसमें क्या है? जनन अंग और आसपास के ऊतकों का पूरा सेट है। इन इकाइयों की रैखिक व्यवस्था
पुनरावृत्ति को प्रोग्लोटाइजेशन कहा जाता है। यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो व्यवस्था हो रही, इस व्यवस्था को हम प्रोग्लोटाइजेशन कहते हैं। इसके शरीर की बनावट की व्यवस्था को प्रोग्लोटाइजेशन कहा जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट लाइन को हम देखेंगे, समझेंगे नेक्स्ट को हम। स्ट्रोबिला का अगला, तो प्रोग्लोटिड्स आंतरिक रूप से मांसपेशियों, उत्सर्जन, वाहिकाओं, तंत्रिका डोरियों द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं। जितनी प्रोग्लोटिड्स है वह मांसपेशी, उत्सर्जन वाहिकी और तंत्रिका डोरी के साथ एक दूसरे से जुड़ी रहती है। प्रोग्लोटिड्स स्वतंत्र स्वनिहित इकाइयां हैं। यह प्रोग्लोटिड्स क्या है? स्वतंत्र और अपने से बनने वाली एक इकाइयां हैं, जिसमें प्रत्येक में नर और मादा प्रजनन अंग का एक पूरा सेट और उत्सर्जन तथा तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा होता है। जितने प्रोग्लोटिड्स है इन सभी में नर प्लस मादा का एक सेट होगा। पीछे वाला भाग नर, आगे वाला भाग मादा होता है। साथ ही इसमें उत्सर्जन का भी और तंत्रिका का भी एक पूरा सेट होता है प्रत्येक प्रोग्लोटिड्स में। तो प्रोग्लोटिड्स गर्दन क्षेत्र से अलग हो जाते हैं और सामने अधिक प्रोग्लोटिड्स के कारण पीछे की ओर धकेल दिए जाते हैं। यानी गर्दन क्षेत्र में प्रोग्लोटिड्स का बनता है, अब बनकर आगे की ओर आएगा, पीछे की ओर धकेलता हुआ चला जाएगा, लंबा होता हुआ चला जाएगा। यही प्रोग्लोटिड्स इसकी लंबाई में वृद्धि के कारक होते हैं। बनते कहाँ पर है? नेक में बनते हैं और यहाँ पे अब व्यवस्थित होंगे, ये व्यवस्थित होंगे तो पूरा पिछला प्रोग्लोटिड्स जो है वो आगे की ओर धकेलाता हुआ चला जाएगा। समझ गए प्रोग्लोटिड्स क्या है? अब आगे हम देखते हैं इसके पॉइंट्स। स्ट्रोबिला में पूर्व काल प्रोग्लोटिड्स सबसे छोटे होते हैं और पीछे वाला सबसे पुराने होते हैं। देखिए पूर्व काल ई वाला जो है सबसे छोटा होगा और जितना पीछे वाला होगा वह सबसे पुराना होगा। तो विकास की डिग्री के अनुसार प्रोग्लोटिड्स को 3 प्रकारों में विभेदित किया गया है। इस प्रोग्लोटिड्स को विकास के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। वह तीनों भाग को देखिएगा, 3 भाग देखिएगा। एक भाग है अपरिपक्व प्रोग्लोटिड्स, यह गर्दन के ठीक पीछे प्रोग्लोटिड होते हैं। इनमें लगभग 200 पूर्वकाल प्रोग्लोटिड शामिल है। ये सबसे छोटे, यौन रूप से अपरिपक्व और प्रजनन अंगों से रहित होते हैं। छोटे, लंबे से अधिक चौड़े और रूपरेखा में आयताकार होते हैं। देखिएगा इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसके प्रोग्लोटिड्स को, गर्दन के बाद वाली भाग जितनी है सब प्रोग्लोटिड्स यहाँ तक कहलाती है। विकास के आधार पर इसको 3 भाग में बांटा गया है। देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की अवस्थाओं को, पूरी अवस्थाओं को कहा गया इमेच्योर यानी अपरिपक्व प्रोग्लोटिड्स। बीच वाले हिस्सा को बोला गया मेच्योर यानी परिपक्व प्रोग्लोटिड्स और सबसे अंतिम वाले हिस्से को बोला गया ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। यह हिस्सा जो है प्रोग्लोटिड्स जो है गर्दन के ठीक पीछे होता है। इसमें लगभग 200 खंड पाए जाएंगे। इसमें लगभग 200 खंड पाए जाएंगे और यौन रूप से अपरिपक्व होगा। जनन अंग इसमें अपरिपक्व होंगे, प्रजनन अंग इसमें रहित होंगे यानी प्रजनन अंग का निर्माण अभी इसमें नहीं होगा। किसमें? अपरिपक्व प्रोग्लोटिड्स में। छोटे, लंबे से अधिक चौड़े और रूपरेखा में आयताकार होंगे। इस प्रोग्लोटिड्स का रूपरेखा देखा जाएगा तो आयताकार होंगे। क्लियर? तो अपरिपक्व प्रोग्लोटिड्स को आपने देखा। फिर आगे हम देखेंगे परिपक्व प्रोग्लोटिड्स, जो बीच वाला हिस्सा है यह स्ट्रोबिला के मध्य भाग बनाते हैं। इनकी संख्या लगभग 450 है। ये रूपरेखा में बड़े और चौकोर होते हैं। पूर्ववर्ती 100 से 150 प्रोग्लोटिड्स में केवल पुरुष प्रजनन अंग होते हैं। पीछे के 250 प्रोग्लोटिड्स में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग विकसित होते हैं। इस प्रकार परिपक्व प्रोग्लोटिड्स उभयलिंगी होते हैं। अब समझिए परिपक्व प्रोग्लोटिड्स यहाँ पे है, इसमें पढ़े थे कि 200 होंगे। अपरिपक्व प्रोग्लोटिड्स में 200 होंगे। इसके बाद का यहाँ से यहाँ तक की रचना जो है परिपक्व प्रोग्लोटिड्स इसमें 450 की संख्या में होंगे और इसके पहले वाले यानी पहला वाला 100 से 150 की संख्या जो होगी इसमें नर और मादा दोनों जनन अंग विकसित नहीं होंगे। इसमें केवल और केवल नर जनन अंग होंगे, केवल नर जनन
अंग होंगे। अब इसके बाद वाला जो हिस्सा होगा लगभग 250-150 हटा दिए, इसके बाद वाला जो हिस्सा बचेगा वो दूसरा हिस्सा में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग विकसित होंगे। इस प्रकार एक परिपक्व प्रोग्लोटिस में नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाएंगे, इसलिए इसको हम उभयलिंगी प्रोग्लोटिड्स भी कह सकते हैं। यह परिपक्व प्रोग्लोटिड्स उभयलिंगी होते हैं। तो मैच्योर प्रोग्लोटिड्स के बारे में समझ गए। अब आइए ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, इसको समझिए। ये सबसे पुराने और शरीर के पिछले सिरे की ओर होते हैं। यह सबसे पुराने होता है और शरीर के सबसे पिछला सिरा की ओर होता है। इसमें 150 से 350 प्रोग्लोटिड्स शामिल है। ये रूपरेखा में व्यापक से अधिक लंबे और उनके पास कोई प्रजनन अंग नहीं है। इसमें केवल शाखित गर्भाशय होता है जो निषेचित अंडों से भरा होता है। अब इसमें क्या है, प्रोग्लोटिड्स जो है, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स जो है, इसमें सबसे अंतिम का 150 खंड होंगे और इस 150 खंड में कोई जनन अंग न होंगे, न नर और न मादा होंगे। केवल निषेचित अंडा होगा यानी जाइगोट होगा और वह गर्भाशय में भरा होगा। यानी एक सेट में कोई भी नर मादा जनन अंग नहीं है, जाइगोट है जो गर्भाशय में भरा हुआ है। क्लियर यहाँ तक? तीनों को देखें। अब एक क्रिया इसमें होती है जिसको बोलते हैं अपोलिसिस। अपोलिसिस को समझिएगा। ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स के छोटे समूह नियमित रूप से स्ट्रोबिला के पिछले सिरे से कट जाते हैं और मेजबान के मल के साथ बाहर निकल जाते हैं, जिसे एप्लोसिस कहा जाता है। मान लिया जाए कि मनुष्य में है यह कृमि, इसके ग्रेविड प्रोग्लोटिस का अंतिम वाला हिस्सा जो है इससे कट जाएगा और कट कर, चूंकि आंत में है तो कट कर यह चला जाएगा मानव के मल में और मल के साथ बाहर निकल जाता है। तो इसको कटने की क्रिया को, स्ट्रोबिला से कटने की क्रिया को एपोलिसिस कहा गया। तो एपोलिसिस को आप समझ गए। अब एपोलिसिस विकासशील भ्रूणों को बाहरी हिस्से में स्थानांतरित करने का कार्य करती है जहां द्वितीयक मेजबान उन्हें निगल जाते हैं। अब समझिएगा, ये मानव मल में बैठा हुआ है कौन चीज, इसका निषेचित अंडा है। तो अपोलोसिस कौन सी क्रिया है? तो अपोलोसिस विकासशील भ्रूणों को, इसके अंतर्गत भ्रूण है गर्भाशय में सीट में जमा है, वह भ्रूण को स्थानांतरित करने का कार्य करता है, बाहर निकालने का कार्य करता है। अब यह मानव के मल के साथ बाहर निकल जाएगा जिसको आकर सूअर खा जाएंगे। अब सूअर खाएंगे तो इसके द्वितीय के मेजबान में वह चला जाएगा, निगल जाएगा। इसके साथ इसको टीनिया सोलियम को भी निगल जाएंगे। यह शरीर के आकार को भी बनाए रखता है। कौन? अपोलोसिस। लगातार वृद्धि होगा तो इसकी शरीर अनियमित हो जाएगी, तो उसको बनाए रखने में भी अपोलोसिस से काम करता है कि ज़्यादा बड़ा हो गया तुर के हटाते रहता है, जो गर्दन के क्षेत्र को नए प्रोग्लोटिड्स के निरंतर प्रसार के कारण अत्यधिक लंबाई प्राप्त कर सकता है। यानी यह शरीर को नियमित कैसे लगता है, यहाँ से लगातार प्रसार हो रहा है, लगातार नया बना रहा है, प्रोग्लोटिड्स को बना रहा है। यहाँ से अगर तोड़ेगा नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए टूटना जरूरी है, अपोलोसिस जरूरी है। तो इस प्रकार से आपने पढ़ा टीनिया सोलियम का जीवन चक्र को। अब यह द्वितीयक मेजबान में जाकर वहाँ से फिर यह संक्रमण को करेगा। इस प्रकार से आज के हमारे सेशन में हमने बहुत ही तीव्र गति से चौथा यूनिट प्लेटीहेलमिन्थेस को पढ़ा, प्लेटीहेलमिन्थेस की संरचना को पढ़ा, उसके प्राथमिक जानकारी को पढ़ा, उसके लक्षणों को पढ़ा और उसके 3 मुख्य जीव, उसके पाए जाने वाले 3 मुख्य प्रजाति के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला प्रजाति प्लानेरिया, दूसरा प्रजाति था इसका लीवर फ्लूक और तीसरा टीनिया सोलियम को हमने कंप्लीट किया। अब हम सबसे लास्ट फाइलम में मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, जो होगा हमारा फाइलम स्केलमेंथिस। तब तक के लिए हमारा यह चारों यूनिट्स आपके YouTube पे अपलोड है। आप चारों को बार बार से पढ़ें, बार बार पढ़ें, इसको लिखें, नोट करें और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाए। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, परीक्षा की तैयारी में जुड़े रहे। बस इन्हीं दुआओं के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।